नमस्कार। सोचिए मुंबई के सबसे बड़े जुए के साम्राज्य की कहानी कहाँ से शुरू हुई होगी? किसी अंधेरी गली से? नहीं, इसकी जड़ें थीं हजारों मील दूर न्यूयॉर्क शहर में। है ना सुनने में अजीब? चलिए आज इसी असाधारण कहानी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे ग्लोबल मार्केट ने भारत में एक बहुत बड़े अवैध कारोबार को जन्म दिया। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। मुंबई के मिल मजदूरों का जो सट्टा था, वो सीधे सीधे अमेरिका के न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज में निर्भर था। अब ये अपने आप में एक कमाल का उदाहरण है ना? कि कैसे 7 समंदर पार एक फाइनेंशियल मार्केट में हो रही हलचल मुंबई के एक आम आदमी की रोज की जिंदगी और उसकी आदतों पर असर डाल रही थी। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, 20वीं सदी के बीच के बॉम्बे में। उस दौर में ये शहर इंडस्ट्री का एक बड़ा गढ़ था। चारों तरफ टेक्सटाइल मिलें, उनकी चिमनियों से निकलता धुआं और उन मिलों में काम करने वाले हजारों मजदूर। दिन भर की हाड़-तोड़ मेहनत के बाद इन्हीं मजदूरों ने अपनी जिंदगी में थोड़ा रोमांच और थोड़ी एक्स्ट्रा कमाई के लिए, कह सकते हैं, एक जुगाड़ निकाला। नाम था इसका आंकड़ा जुगाड़। और सिस्टम एकदम सिंपल। न्यूयॉर्क से टेलीप्रिंटर पर कॉटन के जो खुलने और बंद होने के रेट्स आते थे ना, बस उन्हीं नंबरों पर मजदूर अपना दांव लगाते थे। और देखते ही देखते अंदाजे का ये छोटा मोटा खेल इतना बड़ा हो गया कि सड़कों पर इसके बाकायदा काउंटर लगने शुरू हो गए। लेकिन फिर साल 1961 में कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज ने अचानक दुनिया भर में अपने रेट्स भेजना ही बंद कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि बॉम्बे में जो रोज नंबर आते थे वो आने बंद हो गए, पूरी तरह से। अब सोचिए, आंकड़ा जुगाड़ का तो पूरा धंधा ही नंबरों पे टिका था। ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो अब सवाल ये था कि भाई जब नंबर ही नहीं है तो सट्टा लगेगा किस पर? खेल तो बंद हो जाएगा। लेकिन यहीं से, इसी खालीपन से एक नए और पहले से कहीं ज्यादा बड़े जुए के साम्राज्य का दरवाजा खुला। कहते हैं ना कि जब एक सिस्टम खत्म होता है तो कोई दूसरा उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक शख्स था जिसने इस खालीपन में एक बहुत बड़ा मौका देख लिया था। ये थे कल्याणजी भगत, गुजरात के कच्छ से आए एक कह सकते हैं कि बहुत ही तेज दिमाग वाले इंसान। उन्होंने आंकड़ा जुगाड़ के पूरे खेल को बड़े करीब से देखा था, समझा था। और जैसे ही न्यूयॉर्क से नंबर आने बंद हुए, उन्होंने इस मुसीबत में एक मौका देख लिया। वो समझ गए थे कि लोगों को अब सट्टे की लत तो लग चुकी है, उन्हें तो बस खेलने के लिए एक नया नंबर चाहिए। तो 1962 में उन्होंने शुरू किया वर्ली मटका। और इसका तरीका इतना सिंपल और ट्रांसपेरेंट रखा कि किसी को भी धांधली का शक ही ना हो। देखिए, एक मिट्टी का घड़ा होता था, मतलब मटका। उसमें 0 से 9 तक की पर्चियां डाली जाती। फिर भीड़ में से ही किसी को बुलाकर एक पर्ची निकलवाई जाती और बस वही होता था दिन का विनिंग नंबर। ये जो सादगी थी ना, यही इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बनी। तो कल्याणजी भगत ने खेल तो शुरू कर दिया था, लेकिन इसे एक अंपायर, एक साम्राज्य में बदलने वाला कोई और ही था। एक ऐसा आदमी जो इस सीधे सादे खेल में ग्लैमर और एक बिल्कुल नया स्टाइल लेकर आया। और वो थे रतन खत्री। खत्री कराची में पैदा हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद मुंबई आ गए। शुरुआत में वो कल्याणजी के लिए ही काम करते थे, एक मैनेजर के तौर पर। वहां उन्होंने मटके के धंधे की एक एक बारीकी सीख ली। लेकिन खत्री के सपने बड़े थे। कुछ कहा सुनी हुई और उन्होंने कल्याणजी से अलग होकर अपना खुद का मटका शुरू करने का फैसला कर लिया। अब खत्री का न्यू वर्ली मटका कल्याणजी के मटके से एकदम अलग था। सोचिए, एक तरफ था कल्याणजी का सीधा साधा हफ्ते के 7 दिन चलने वाला मटका, और दूसरी तरफ खत्री ने इसे हफ्ते में सिर्फ 5 दिन का ज्यादा ग्लैमरस और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। और उनके नियम तो सच में गेम चेंजर साबित हुए। पहली बात, पर्चियों की जगह अब ताश के पत्ते यूज होने लगे। दूसरा, लोगों का भरोसा जीतने के लिए हर ड्रॉ के लिए ताश की एकदम नई गड्डी खोली जाती। और सबसे बड़ी बात, विनिंग नंबर एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकलता था। मतलब खेल में कॉम्प्लेक्सिटी आ गई थी। और इनाम, अरे इनाम तो इतना बड़ा था कि 1 रुपए लगाने पर 900 रुपए तक मिल सकते थे। जाहिर है, खेल और भी ज्यादा रोमांचक हो गया। तो 60 और 70 के दशक तक आते आते रतन खत्री का मटका सिर्फ एक खेल नहीं रह गया था। ये मुंबई की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ जुआ नहीं था, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी थी। जरा इस नंबर को देखिए, 500 करोड़ रुपए, वो भी महीने का टर्नओवर। और बात हो रही है 1970s की। आज के हिसाब से तो ये हजारों करोड़ होंगे।
बस इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये धंधा कितना कितना विशाल हो चुका था। जैसा मैंने कहा, मुंबई के अंदर एक और अर्थव्यवस्था चल रही थी। और ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ मुंबई तक ही था। हालत ये थी कि शाम होते ही मुंबई के सारे टेलीफोन एक्सचेंज जैम हो जाते थे। क्यों? क्योंकि पूरे देश से, यहां तक कि मिडिल ईस्ट और अमेरिका से भी लोग फोन पर दांव लगा रहे होते थे। ये मटके की पॉपुलैरिटी का पीक था, उसका गोल्डन एरा। और इस साम्राज्य के बेताज बादशाह थे रतन खत्री, जिन्हें अब लोग मटका किंग कहने लगे थे। हमेशा सफेद कपड़े पहनने वाले खत्री की छवि एक रॉबिन हुड जैसी बन गई थी। वो बॉलीवुड की पार्टियों की शान थे, फिल्म में फाइनेंस करते थे। यहां तक कि कहते हैं कि 1975 में जो फिल्म आई थी धर्मात्मा, वो भी उन्हीं की जिंदगी से इंस्पायर्ड थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और कहावत भी है कि जो जितनी तेजी से ऊपर चढ़ता है उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। मटका किंग के इस सुनहरे साम्राज्य पर भी अब कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया था। असल दिक्कत तब शुरू हुई जब मटके से आने वाला बेहिसाब पैसा अंडरवर्ल्ड के दूसरे क्राइम में लगने लगा। पुलिस को यह बात समझ आ गई थी कि अब ये सिर्फ आम लोगों का सट्टा नहीं है, इसके तार अब ड्रग्स, हथियार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुत ही सीरियस अपराधों से जुड़ गए हैं। तो साम्राज्य की पतन की पहली दस्तक थी 1975 की इमरजेंसी, जब खत्री को 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। फिर 90s का दशक आया, जब मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया और मटके के अड्डे पुलिस के सीधे निशाने पर थे। और फिर आया 1993, जब खत्री को एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया गया। बस उस दिन खत्री समझ गए कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। तो रतन खत्री तो सीन से हट गए, सड़कों पर जो मटके के अड्डे थे वो भी बंद हो गए। तो क्या इसका मतलब है कि खेल खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। खेल खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना रूप बदल लिया। ये चार्ट देखिए, 80 के दशक में मुंबई में 2000 से भी ज्यादा मटका बुकी थे, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद 2000 तक आते आते ये गिनती सिर्फ 300 रह गई। मतलब जो ऑफलाइन नेटवर्क था वो लगभग तबाह हो चुका था। लेकिन जैसा मैंने कहा, खेल खत्म नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी आई और मटका भी डिजिटल हो गया। आज की तारीख में ये हजारों वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स पे खेला जाता है। सरकार इन पर बैन लगाती रहती है, लेकिन ये फिर नए नाम से वापस आ जाते हैं। तो सोचिए, जो कहानी न्यूयॉर्क के कॉटन एक्सचेंज से शुरू हुई थी, वो आज हमारे फोन की ऐप्स में आकर बस गई है। चेहरे बदल गए, मटके की जगह माउस के क्लिक ने ले ली, तरीके बदल गए, लेकिन शायद एक चीज नहीं बदली, जल्दी से अमीर बनने की चाहत। ये कहानी हमें यही तो दिखाती है कि कैसे जरूरत, जुगाड़ और लालच मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सरकारों से, कानूनों से और शायद पीढ़ियों से भी ज्यादा लंबा चलता है।